फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग सीटेट की तैयारी को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम के टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों ही सिलेबस में है और दोनों के ही सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो जो ग्रोथ होता है वह संरचना में परिवर्तन होता है, यानी कि शरीर की संरचना में जो परिवर्तन होता है, जो स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं वह ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। और ग्रोथ जो होता है वह क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होता है, यानी कि जो शरीर की संरचना में परिवर्तन होगा उसको हम माप सकते हैं, इसलिए वह मात्रात्मक हो गया। इसका मेज़रमेंट किया जा सकता है, जैसे लंबाई में विकास हो रहा है, वज़न में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम माप लेंगे और जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं वह मात्रात्मक होता है। इसलिए जो ग्रोथ है उसके अंतर्गत मात्रात्मक होता है। और ग्रोथ जो होता है वह फिजिकल एस्पेक्ट से यानी कि शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है। ग्रोथ में शारीरिक पक्ष ही सम्मिलित होते हैं केवल। जैसे शारीरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो वह शारीरिक पक्ष से संबंधित है। और ग्रोथ जो होता है वह संकीर्ण होता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पक्ष को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ग्रोथ संकीर्ण होता है। और ग्रोथ जो है वह निश्चित समय तक होता है और निश्चित समय के बाद, यानी कि एक समय सीमा इसकी निर्धारित होती है, उसके बाद रुक जाता है ग्रोथ। और ग्रोथ में विकास निहित नहीं होता है, यानी कि अभिवृद्धि में विकास जो है वह निहित नहीं होता है। और ग्रोथ जो होता है वह बाह्य स्वरूप, यानी कि इसमें एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। जैसे जो बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता है उसको हम देख सकते हैं और उसका मापन भी कर सकते हैं, इसलिए यह ग्रोथ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है उसमें शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत। और जो डेवलपमेंट होता है वह मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है डेवलपमेंट। यानी कि जो शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है उसको हम माप सकते हैं, लेकिन जो गुणों में परिवर्तन होता है, जो मानसिक विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है, उसका मापन नहीं कर सकते हैं। तो यह गुणात्मक होता है, यानी कि मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में सभी पक्षों, जैसे कि जो शारीरिक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, भाषाई और भावात्मक पक्ष, सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है। और इसलिए जो डेवलपमेंट होता है उसको व्यापक कहते हैं, व्यापक की संज्ञा दी गई है। और जो डेवलपमेंट होता है वह गर्भ से कब्र तक होता है, यानी विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलता है। इसको ऊम्ब टू टूम्ब भी कहते हैं, यानी कि जो जीवन पर्यंत जो क्रियाएं होती हैं उनको डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। और विकास जो होता है उसमें वृद्धि निहित होती है, ठीक। और डेवलपमेंट जो होता है वह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, यानी कि अंतर्गत। जैसे कि जो शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारों में परिवर्तन होता है उसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों ही परिवर्तन आते हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत। और विकास जो होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वह क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं, और शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था होता है, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। तो ऐसा नहीं कि शैशवावस्था के बाद बच्चा जो है वह किशोरावस्था में प्रवेश कर जाए, यानी कि विकास एक क्रम से होता है और निश्चित क्रम में विकास जो है वह चलता रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को समझ लिया और दोनों में अंतर एक बार फिर से देख लेते हैं क्या अंतर है। तो ग्रोथ जो होता है शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है और डेवलपमेंट में शारीरिक संरचना के साथ साथ व्यवहारों में भी परिवर्तन होता है। ग्रोथ में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि ग्रोथ जो होता है वो मात्रात्मक होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है।
ग्रोथ में केवल शारीरिक पक्ष सम्मिलित होते हैं और वहीं पर डेवलपमेंट में सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है, चाहे वह फिजिकल हो और संज्ञानात्मक हो, भाषा संबंधित विकास हो या फिर भावात्मक विकास हो, सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है और इसलिए डेवलपमेंट को व्यापक कहते हैं और ग्रोथ को संकीर्ण कहते हैं। ग्रोथ जो है वह एक निश्चित समय सीमा तक होता है और निश्चित समय के बाद रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ग्रोथ जो होता है वह बाह्य स्वरूप होता है उसका, और जो डेवलपमेंट होता है उसका स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों ही होता है। हम लोगों ने अभिवृद्धि एवं विकास को देख लिया और इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास के प्रकार। और विकास के प्रकार में सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसके अंतर्गत ही होता है भाषा का विकास। ऐसे तो आप देख सकते हैं विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल विकास, भावात्मक विकास और मोरल जो डेवलपमेंट होता है। यह सभी जो होता है वह विकास के प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो विकास होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही होता है भाषा का विकास। हाँ, इसके बाद जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक विकास जो होता है वह 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स जिसको कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। तो शारीरिक विकास के 2 भाग हैं, और जिसमें कि एक जो भाग होता है वह बड़ी मसल से संबंधित होता है, और जो फाइन मोटर स्किल्स होता है यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल वह छोटी मसल्स से संबंधित होता है। यानी कि जो बड़ी मसल्स का विकास होता है वह स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना, ये जो होती हैं क्रियाएं वह ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। और वहीं पर जो फाइन मोटर स्किल्स होता है उसमें सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि छोटी मसल्स का विकास, लिखना, पेंटिंग करना, कढ़ाई, सिलाई, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। तो जो सामाजिक विकास होता है उसी के अंतर्गत आता है इमोशनल यानी कि भावात्मक विकास, और मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। जैसे नैतिक विकास जो होता है सामाजिक विकास से ही होता है। बच्चे का पहले सामाजिक विकास होता है, उसके बाद उसमें भावनाएं विकसित होती हैं, इमोशनल्स आते हैं, और मोरल जो डेवलपमेंट होता है उसका विकास होता है। इमोशनल जैसे कि दूसरों के सुख दुख को देखकर दुखी होना, दूसरों के तकलीफ़ कष्ट को देखकर दुखी होना, और दूसरों के सुख में सुखी होना, ये सब जो चीज़ें होती हैं वह इमोशनल के अंतर्गत आती हैं, और इनका विकास जो होता है वह सामाजिक विकास के ही अंतर्गत आता है। तो जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट दोनों ही आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने विकास के मुख्य रूप से 3 प्रकार को पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। इसके बाद हम लोग विकास के सिद्धांत हैं। इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विकास के सिद्धांत को देखते हैं। तो पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। तो जो निरंतरता यानी कि सतत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो विकास होता है वह निरंतर चलता है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर, जिसको निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक जाती है। यह जो है विकास का एक सिद्धांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो निरंतरता का सिद्धांत है। इसके बाद देखेंगे एकरूपता का सिद्धांत। तो जो सिद्धांत एकरूपता का है यानी कि विकास में एकरूपता पाई जाती है, प्रत्येक बच्चे के विकास में एकरूपता पाई जाती है। जैसे कि अगर मानव जाति का बच्चा है तो उसमें भी एकरूपता होगी, और जानवर की जाति का है, गाय की जाति का है तो उसमें गाय के समरूप एकरूपता पाई जाती है। तो उसी प्रकार से
यह जो सिद्धांत है एक रूपता का सिद्धांत, बच्चे जो होते हैं 10 से 11 माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं और प्रत्येक बच्चे में यह एक रूपता पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक बच्चा ही 10 से 11 माह में चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसको हम कहते हैं एक रूपता का सिद्धांत, जो कि प्रत्येक बच्चे में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। तो जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट होता है। सबसे पहले सामान्य विकास होगा बच्चों का, उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। जैसे कि सबसे पहले हाथ का विकास होगा, बच्चा हाथ उठाएगा, हाथ को घुमाएगा और उसके बाद उनकी उंगलियों का विकास होता है। जैसे बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसके हाथ में कुछ पकड़ाया जाता है तो वह सही से पकड़ नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उनकी उंगलियां जो होती हैं विकसित होती हैं और उंगलियों से वह वस्तुओं को पकड़ना सीख लेता है। तो यह जो होता है इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास होता है। जैसे कि जब बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है, जब पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को तो सबसे पहले उसको वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं और वर्णमाला के ज्ञान के बाद उसको शब्दों का ज्ञान कराते हैं। इसी को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई भी बच्चा हो, हर व्यक्ति में या हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है किसी न किसी दृष्टिकोण से। जैसे शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, भाषा के विकास में हर बच्चे में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके बाद देखेंगे क्रमिक विकास, यानी कि क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो जो क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है सेफेलोकॉर्डल, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी जो विकास होता है उसको कहते हैं, और इसके बाद होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसको हिंदी में दूरभिमुखी विकास कहते हैं। तो जो मस्तिष्काधोमुखी विकास होता है वह पहले मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, यानी कि सिर से प्रारंभ होता है, उसके बाद शरीर के अन्य अंगों में विकास होता है, यानी कि इसको कहते हैं हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास, जिसको मस्तिष्काधोमुखी विकास कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि पहले केंद्र में विकास हो जाएगा, यहाँ पर मध्य में विकास होगा, इसके बाद बाहर की ओर विकास होता है। ठीक, तो इसको कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। तो जो एकीकरण का सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। तो जो एकीकरण का सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत एक साथ कई पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि जब कोई एक्सीलेटर पर भी ध्यान रखता है और ब्रेक को भी ध्यान में रखता है, इसके साथ ही साथ सामने भी देखता है, तो एक साथ कई पक्षों पर वह ध्यान दे रहा है, जिसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत विकास के सभी पक्ष जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। सभी पक्ष मीन्स जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल जो चीज़ होती हैं, मोरल डेवलपमेंट, यानी कि सभी जो है एक दूसरे से संबंधित होता है और एक के विकास के बाद दूसरा विकास जो होता है प्रभावित होता है। यानी कि जब एक विकास प्रभावित होगा, जब आपका शारीरिक विकास प्रभावित होगा, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ेंगे, तो उसका जो प्रभाव है मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि जो भी विकास होते हैं सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी को कहते हैं कि विकास के सभी पक्ष जो हैं वह अंतः संबंधित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिपक्वता व सीखना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो परिपक्वता व सीखने का सिद्धांत जो होता है उसके अंतर्गत उम्र के अनुसार बच्चा जो है सीखता है। जब बच्चे का जन्म होता है आप उसको तुरंत से पढ़ाना तो प्रारंभ नहीं करते हैं, जब वो परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद ही आप उसको पढ़ाते हैं। जैसे कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 1.5-2 साल का हो जाता है लगभग और बोलने लगता है,
तो जब वो बोलना प्रारंभ करता है उसके बाद ही आप उसको पढ़ना सिखाते हैं। यानी कि जो भी सीखना होता है वो परिपक्वता के बाद ही होता है। जब बच्चा परिपक्व हो जाता है उसके बाद ही उसके सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उम्र के अनुसार सीखना होता है, जिसको परिपक्वता व सीखने का सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो आनुवंशिकता व वातावरण का सिद्धांत होता है वह भी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और यह आपके सिलेबस में एक बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और उससे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि जो विकास का सिद्धांत होता है उसमें आनुवंशिकता व वातावरण का सिद्धांत भी आता है। तो आनुवंशिकता व वातावरण का सिद्धांत मीन्स होता है कि जो बच्चा होता है कुछ चीज़ें वह आनुवंशिक रूप से यानी कि अपने माता पिता से प्राप्त करता है, जो जीन से बच्चों में मिलती हैं, और कुछ चीज़ें बच्चा वातावरण से सीखता है। जैसे कि जब समाज में आता है, सामाजिक वातावरण से बच्चा जो है वह कुछ चीज़ों को सीखता है। तो कुछ जो बच्चों में गुण होता है वो आनुवंशिक रूप से होता है, और कुछ गुणों का विकास जो होता है वो वातावरण के संपर्क में आने से होता है। तो इसी को कहते हैं आनुवंशिकता व वातावरण का सिद्धांत। इस तरीके से हम लोगों ने विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर ली। अब हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, कि कौन कौन सी अवस्था जो है बाल विकास में होंगी। तो बाल विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले होता है गर्भावस्था, या जिसको प्रसव पूर्व अवस्था या फिर प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक, तो ये जो होता है गर्भावस्था यानी कि प्रसव पूर्व की अवस्था जो होती है वह 280 दिन की होती है, यानी कि लगभग 9 माह 10 दिन की अवस्था होती है गर्भावस्था। इसके बाद आता है इन्फेंसी। तो जो इन्फेंसी होता है, जो शैशवावस्था होती है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज जो होता है वह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तभी से शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है, और 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। और इन्फेंसी को ही कहते हैं टॉय एज, यानी कि खिलौने की उम्र। और यह जो प्रश्न है वह एग्ज़ाम में आपके कई बार पूछा भी गया है कि खिलौने की उम्र किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था को कहते हैं। और शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है, यानी कि अनुकरण से ही बच्चा जो है सभी क्रियाओं को करना सीखता है। और इसके साथ ही साथ शैशवावस्था में जो विकास की गति होती है, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास तीव्र गति से होता है इस अवस्था में। किसमें? तो इन्फेंसी में। तो ये हो गई इन्फेंसी की विशेषताएं। इसके बाद देखेंगे बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड। तो जो बाल्यावस्था होती है वह 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी कि 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको प्री स्कूल एज कहते हैं और प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्व बाल्यावस्था में सेल्फ सेंटर बच्चे जो होते हैं वह ज़्यादा सेल्फ सेंटर होते हैं, वह अपनी चीज़ों को अपने सामान को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए उसको सेल्फ सेंटर कहा गया है। और पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का विकास जो होता है वह इसी अवस्था में होता है और पूर्व बाल्यावस्था को भाषा के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। और इसके बाद देखेंगे लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसको गैंग एज कहते हैं। जैसे जो अर्ली चाइल्डहुड था उसको आप कह रहे थे प्री गैंग एज, और यहीं पर जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसको कहते हैं गैंग एज और स्कूल एज। और इसके साथ ही साथ उत्तर बाल्यावस्था में
जो लॉजिकल थिंकिंग होती है यानी कि तार्किक जो विकास होता है, तार्किक क्षमता का विकास जो होता है, इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। कब? तो 7 से 11 वर्ष के मध्य। इस तरीके से हम लोगों ने बाल्यावस्था को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था होती है वह 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था होती है और आपको अलग अलग बुक में ये जो एज है वह अलग अलग देखने को मिल सकता है। 1-2 साल आपको आगे पीछे मिल सकता है, जैसे किशोरावस्था की उम्र, बाल्यावस्था की उम्र। तो हम इसके बाद देखेंगे जो किशोरावस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो किशोरावस्था में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चेंजेस जो होते हैं बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, चाहे वह बालक हो या फिर बालिका हो, दोनों में ही शारीरिक मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इसलिए जो बच्चा होता है अपने समूह के ज़्यादा करीब होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा जो है वह अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करता है और उसको दोस्तों के साथ ज़्यादा लगाव होता है। किस अवस्था में? तो एडोलसेंस में। और जो किशोरावस्था होती है इसको क्रिटिकल पीरियड यानी कि कठिन काल भी कहा गया है। जो ये अवस्था होती है इसको कठिन अवस्था कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बालक और बालिकाओं में, इसलिए इसको कठिन काल की संज्ञा दी गई है किशोरावस्था को। और इसके साथ ही साथ जो किशोरावस्था होती है उसमें समायोजन की भी समस्या होती है, जैसे कि बच्चा जो है अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है हर वातावरण में। तो समायोजन की समस्या इस अवस्था में सबसे अधिक देखी गई है। तो इसमें सभी पक्षों, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भाषाई हो, भावात्मक, सभी पक्षों का विकास जो होता है तीव्र गति से होता है, इसलिए बच्चों को समायोजन की समस्या हो जाती है इस अवस्था में। और इसीलिए इस अवस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है। जो स्टैनले हॉल हैं उन्होंने अपनी जो बुक है उनकी बुक का नाम ही है एडोलसेंस, जिसमें इन्होंने कहा है और इनकी जो परिभाषा है किशोरावस्था के बारे में जो स्टैनले हॉल ने परिभाषा दी है वह परिभाषा ही है कि किशोरावस्था जो है संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं कठिन दौर से गुजरते हैं, उनको समायोजन करने की समस्याएं होती हैं। इस वजह से ये जो अवस्था होती है वह संघर्ष की अवस्था की इसको संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाल विकास की सभी अवस्थाएं यानी कि चारों अवस्थाओं का अध्ययन किया और इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया विकास के सिद्धांत का, जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे उसको हम लोगों ने देखा। और इसके बाद हम लोगों ने विकास के प्रकार, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है विकास, उसको भी हम लोगों ने देखा। और इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि और विकास की विशेषता और उसमें जो भी अंतर होते हैं उसका अध्ययन हम लोगों ने इस वीडियो में कर लिया। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और अगर अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।